ये बड़ा गेम प्लान था। इसका मास्टरमाइंड कौन था? क्या इसको हिंदू मुसलमान की शक्ल देने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरफ लोग बहुत ज्यादा हैं। ओवैसी एक तरफ नहीं है, इधर भी ओवैसी है। आज मैं किसी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी एक बात सुन रहा था और मैं हिल गया वो बात सुन के। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हत्या अंडरवर्ल्ड के लोगों की, इन डॉन की और माफियाओं की होती रहेगी। लेकिन एक बात इस सदी में सोचने का विषय है कि अतीक अहमद अपने बेटे को क्रिमिनल बनाता है। उसकी मां कहती कि इसको उसमें मत ढकेलो, लेकिन वो कहता है नहीं, शेर का बच्चा है, मार के आएगा। अपने बच्चों को हत्यारा करता है और एक 3 युवा अतीक अहमद की हत्या करके बड़े बनना चाहते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये हो गई है कि अब युवाओं वहां पे कानून हाथ में लेने को एक करियर समझने लगी है, महिमा मंडन करने लगी है। उनको लगता है कि इंजीनियर होके क्या मिलेगा, इससे अच्छा किसी डॉन की हत्या करके बड़ा नाम बन जाओ और राज्य करो। तो उत्तर प्रदेश में राज्य किसका है? योगी आदित्यनाथ का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कानून का है, या अतीक जैसे और अतीक के हत्यारों जैसे लोगों का है? ये सवाल है। यहाँ का युवा हत्या करने के लिए आगे आता कैसा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग इसे कुदरत का न्याय मानते हैं, वो ये सोच के चल रहे हैं कि ये कुदरत का ही राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक नाम मात्र है। हमारे यहाँ कुदरत का न्याय किसको कहते हैं हम? और कुदरत का न्याय को जस्टिफाई करने वाले ये लोग कौन होते हैं? मेरा आज भाजपा वालों से सवाल है कि जब भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद का, उस समय समाजवादी पार्टी ने भैरव सिंह शेखावत का साथ नहीं दिया था, वो अलग रहे थे। ऐसे में पार्टी की व्हीप छोड़ने के बाद भी अतीक अहमद ने भैरव सिंह शेखावत के लिए वोट किया था। आज जिस भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में राज्य है, पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा लोकसभा में सदस्य है, क्या अगला सदस्य सदन जब शुरू होगा, उस समय जो श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो क्या ये लोग वॉकआउट करेंगे या श्रद्धांजलि देंगे? ये दोहरी नीति है। आप इसको कुदरती न्याय कह के इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। प्रज्ञा, मैं बार बार आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि अतीक अहमद का मरना, उसके भाई का मरना, उसके बेटे का मरना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अंडरवर्ल्ड के थे, इनकी मौतें वैसे ही होती है। सवाल है कि अतीक अहमद द्वारा एक एमएलए का खून करना, राजू पाल का, उसके बाद योगी जी धाकड़ मुख्यमंत्री होते हुए राजू पाल के साले की दिन दहाड़े हत्या होना, अपने बेटे ने हत्या की इसके लिए उसका गर्व करना, उसके बाद एसटीएफ द्वारा तमाम लोगों को शूट करना और फिर आतिक की हत्या करना। ये सारा यदि घटनाक्रम मैंने देखा तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ कानून व्यवस्था का प्रश्न दिखाई देता है। अतीक अहमद जैसे गुंडे का जन्म एक कानून व्यवस्था का ही विफलता है। और आज 3 बच्चों ने, जो मतलब लड़के हैं, यंग युवा लड़के हैं, दुख होता है मुझे। और 3 अलग अलग जगह के हैं। देखिए, कोई बांदा का है, कोई कासगंज का है। उसमें से जो अभी कुछ बात आई है, तो कोई जो मौर्य है, ये कालिया नाम से जाना जाता है, जिसको वैसी का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखता है। ये 3 लोग इकट्ठा कैसे हुए? इसका मास्टरमाइंड कौन है? पॉइंट ब्लैंक मारा गया। ये कोई दूर से टेलीस्कोप से फिल्मों जैसा शूट नहीं किया गया। ये बंबई के अंडरवर्ल्ड किलिंग जैसा है कि बिल्कुल जो वेपन्स दिखाई दिए थे कल वीडियो फुटेज में, वो मुझे देसी कट्टे नहीं थे। दूसरी बात, अतीक अहमद द्वारा जब राजू पाल के साले की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ये कैसा अंधेरे में रह गया कि आतिक अहमद के सारे दुश्मन खत्म हो गए। आतिक अहमद मीडिया से ऐसी बात कर रहा था मानो किसी देश का विदेश मंत्री या मंत्री हो। इतना मीडिया को क्लोज आने का प्रॉक्सिमिटी कैसी दी गई उसको? या ये प्री प्लान्ड था? 17 लोग सस्पेंड कर दिए। मैं प्रज्ञा आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं आप ही को बोल सकता हूं, क्योंकि आजकल ऐसे सजेशन देना भी मूर्खतापूर्ण ही काम माना जाएगा पत्रकारिता में।
पिछले 10 सालों में जितने पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन हुए हैं, उसकी परिणति क्या हुई है, इसकी यदि लिस्ट निकाल के आप देखेंगे, तो वो सस्पेंशन 5 या 6 महीने रह के फिर वो अच्छे पोस्टिंग पे, क्रीम पोस्टिंग पे चले जाते हैं। इसका मतलब जो 17 लोगों का सस्पेंशन हुआ, वो आई वॉश हुआ क्या? ये प्री प्लान्ड प्लॉट दिखता है। और मेरे हिसाब से, मैं जितना समझ पा रहा हूं, खासकर पिछले कुछ सालों से जिस हिसाब से चल रही है राजनीति देश की, मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी ज्यादा डैमेजिंग सत्यपाल मलिक का वो वक्तव्य था कि 40 सीआईएसएफ के जवानों की शहादत, ये हमारी गलती थी, केंद्र सरकार की गलती थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आम आदमी को हो सकता है समझने में तक टाइम लगेगा। बस कुछ तो भी काला पैसा है, और अब इस देश में काला पैसा सभी जानते हैं कि सभी के पास होता है, क्या तो विपक्ष का और क्या पक्ष। लेकिन जब भाजपा, एक सेकंड, जब भाजपा बार-बार अपने राजनीति में राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का तड़का लगाती है, तो ये देश इमोशनल होके एक तरफा वोटिंग करता है। उस राष्ट्रवाद के तड़के में यदि कुछ काला दिखाई दिया, तो ये भाजपा के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था। इसके लिए संयोग देखिए, जब ये हत्या वहां हो रही थी, शायद 10 बजे के आसपास हत्या हुई, और मैं एक पोर्टल पे कार्यक्रम था मेरा 9 से 10। उसी बीच में मैंने कहा था, जब वो कार्यक्रम का नाम ही था कि सत्यपाल के रिपोर्ट से, मतलब इंटरव्यू से हिल गई सरकार, मैंने बोला देश हिला है, सरकार नहीं हिली। सरकार इसको निगलेक्ट करने का प्रयास कर रही है, और देखिएगा ऐसा कोई बड़ा चीज होगी कि सारा फोकस उस पर किया जाएगा और सत्यपाल मलिक का ये सारा वक्तव्य पीछे चल जाएगा। और वही हुआ। वो प्रोग्राम 10 बजे खत्म हुआ, क्योंकि अभी सरकार की चीजों को हम जानते हैं। अतीक बार बार कह रहा था कि मेरी हत्या होगी। ये दायित्व इस सरकार का था, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। इसको एक एंगल और भी है, इसको कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं, लेकिन न्यायपालिका को भी एक बार फिर से अपने गरिमा में झांकना होगा। क्या न्यायपालिका के मुंह पे ये तमाचा है? यदि वो कहते हैं ये कुदरती कानून है, कुदरती न्याय है, यदि ये कहते हैं कि ये होना ही था, और यदि इस हत्या को जायज ठहराने वाले इन मंत्रियों को कानून ने नोटिस देनी चाहिए, न्यायपालिका ने अवमानना की। यदि इस देश में यही ऊपर की आसमानी न्यायपालिका चलेगी, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। क्या ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास था? बहुत स्ट्रैटेजिकली देखिए आप। इसको यदि एक प्लॉट के तहत देखेंगे, तो एक ब्राह्मण, एक मौर्य, अलग-अलग जगह से आने वाले लोग, ये केस बहुत, जय श्री राम के नारे, सरेंडर करना। राम ने तो राम ने तो रावण की, राम का नाम लेने का तो इनको अधिकार ही नहीं है। राम ने तो सीता का अपहरण करने वाले रावण को भी एक बार बातचीत के दरवाजे खोले थे, और अपने दूत को भेजा था उसके दरबार में, अंगद को, कि तू एक बार जाके यदि वो सीता को वापस करता है, तो युद्ध टल सकता है। और फिर वह अंगद की ऐतिहासिक बात, इसके मैंने यही कहा कि ये मुझे यूं ही हत्या नहीं लगती, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। इसके पीछे हिंदू मुसलमान 2080 तो मुख्यमंत्री पहले बोल ही चुके हैं। इसके पहले हिंदू मुसलमान करने का प्रयास होगा, कि तुम्हारे पास एक बार बाल ठाकरे ने भी बोल दिया था मुंबई में, तुम्हारे पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गौड़ी है। मतलब अब अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुसलमान की बात होने लगी। हालांकि उसके बाद तुरंत दाऊद के तरफ से ये क्लेरिफिकेशन भी आया था कि इसमें हिंदू मुसलमान करने का प्रयास न करे बाड़ा साहब, मेरे इसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग हैं गैंग में। तब छोटा राजन वगैरह उनके साथी थे। प्रश्न ये है कि हमारे नेता हमेशा जगह ढूंढते हैं। अतीक अहमद
पे आज बात करने के लिए सुबह 10 बजे आप और हम हैं। एक गुंडे की हत्या 3 गुंडों ने की। कुछ लोग जिनको न्यायपालिका में और संविधान में बाबा साहेब आंबेडकर के विश्वास नहीं है, वो इसको कुदरती न्याय कहते हैं। तो अब क्या हम ये माने कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था? वो षड्यंत्र 40 जवानों की शहादत को, जो 40 जवानों की शहादत का जो इश्यू आया है, जिसमें एक राज्यपाल कहते कि ये हमारी सरकार की गलती है, उन 40 लोगों का मरना, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए आप ये कर रहे हो? एक गुंडे की हत्या 40 जवानों की शहादत पे भारी पड़ गई। हमारा पूरा टेलीविजन चैनल की दुनिया रात भर 24 घंटा लगातार अतीक अहमद निकला जेल से तब से लेके यहां तक की और यहां से लेके वहां तक की, लेकिन किसी ने उस सत्यपाल मलिक की बातचीत का रेफरेंस तक नहीं दिया, टिकर तक नहीं चलाया, कहीं रेफरेंस भी नहीं है। और अतीक अहमद कोई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। वो राज्यपाल थे जब वो हादसा हुआ। वो एक जगह पे बैठे थे, सबसे बड़े पोस्ट पे थे जम्मू कश्मीर में। उनके कथन को कुछ तो जो सत्यता होगी, कुछ तो वजन होगा। एक आदमी जो पार्टी छोड़ता है, छोड़ने के बाद अपनी किताब लिखता है और किताब में यूं ही आरोप लगाता है कि राहुल गांधी अवंचित उद्योगपतियों को मिले। अरे दम होता तो अवंचित उद्योगपतियों के नाम लिखता। और उसके बाद इस देश का सबसे तेज चैनल और तिहाड़ की यात्रा करने वाले महामहिम पत्रकार उनका इंटरव्यू करके पूरे देश को नई बात बताते हैं कि राहुल गांधी अवंचित उद्योगपतियों को मिलते हैं। और गुंडों के बारे में बात करना क्या गलत बात है? गुंडों का साम्राज्य ही डर इस बात पे चलता है। और प्राज्ञा, मैंने बॉम्बे के कई अंडरवर्ल्ड के लोगों को देखा है। हम पत्रकार हैं। मेरी व्यक्तिगत बात कई ऐसे लोगों से हुई है जिन लोगों के नाम से पूरे देश में टेरर है। मैंने उनसे ज्यादा डरपोक लोग नहीं देखे। वो बात करते समय टेबल का चम्मच भी नीचे गिर गया तो उठ के खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कहां से हमला हो रहा है। जो सबसे लोग डरते हैं, डरपोक लोग ही भय दिखा दिखा के अपना साम्राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। निडर तो महात्मा गांधी थे। कई हमले होने के बाद भी उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं तो वैसे ही रहूंगा। उन पे पहले हमले की जब हुई थी, सरदार पटेल जी ने उनको कहा था कि आपकी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं लोगों से अलग नहीं हो सकता। वो निडर थे। देखिए प्रज्ञा जी, मौत तो हर एक को आनी है, कोई हम अमर पट्टा लेके तो नहीं आए। लेकिन मर मर के जीना, किसी की तलवे चाट के जीना, इस समाज में है तो समाज में तो जानवर भी, कुत्ते भी रहते हैं। कुत्ता भी कहीं ना कहीं वफादारी दिखाता है। हम यदि पत्रकारिता में है तो हमें वफादारी दिखानी होगी। डर इस बात किस बात का? आतिक गुंडा है तो उसको गुंडा कहने में डर किस बात का? और ऐसे कई गुंडे। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना का मतलब है कि जब राजू पाल के साले की हत्या हो गई तो इनको सांप सूंघ गया था क्या? तब उस हत्या को ये क्या मान रहे थे? अपनी विफलता। ये एक नरेशन बनाने का प्रयास है। क्योंकि आतिक अहमद एक विशिष्ट समाज से आता है, धर्म से आता है, तो न्यायिक हो गया। तो फिर हर हत्या जो है वो क्या कुदरत का कानून है? ऐसी कई हत्या बीजेपी के नेताओं की भी हुई है। बस। तो इनमें उन मौलाओं में क्या फर्क है कि जो मौलाएं कहते हैं आतंकी बनाने के लिए कि हूर की परियां मिलेगी, आप जाएंगे तो ऊपर।
इनमें और उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे याद है कि एक जोशी अभ्यंकर हत्याकांड हुआ था पूना में। तब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था सैनिक स्कूल सतारा में। प्रज्ञा पूना में ये खौफ था कि 4 बजे बाद लोग घर से निकलना बंद हो गए थे शाम को। क्योंकि कोई ऐसा घर में घुस जाता था और पूरे परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिए देते थे। पहला एक परिवार जोशी और दूसरा अभ्यंकर। पूरा का पूरा परिवार मुझे बच्चे, नौकर कोई किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। तो जोशी अभ्यंकर हत्याकांड के नाम से वो फेमस था। कुछ दिनों के बाद वो हत्यारे पकड़े गए। वो कॉलेज के युवा थे। उनको फांसी की सजा हुई। उनमें से एक जो था, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। जब उसको पूछा गया कि आपको फांसी की सजा हुई है, उसने कहा कि मैं गीता पढ़ता हूं। जो मेरे हाथ से मरा उसकी मौत तय थी, मैं निमित्त था। मेरी मौत भी तय है, जज साहब निमित्त है। यदि श्री कृष्ण की गीता को आप उल्टा समझोगे तो यही होगा। इसलिए ये पॉलिटिकल मर्डर है। पॉलिटिकल मर्डर इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिक्स में था। पॉलिटिकल मर्डर इसलिए मैं बोलता हूं कि इसमें से पॉलिटिकल गेन निकलना है, राजनीतिक फायदे के लिए ये हुआ है। ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है। यदि आईएसआई का एंगल आप ढूंढ रही है इसमें, तो सरकार को यदि वाकई पता होता कि इसके आईएसआई के साथ वाकई संबंध है, तो सरकार तो इसको बहुत प्रोटेक्ट करके चलती। क्योंकि अतीक अहमद से तो बहुत कुछ चीजें उगली जाती थी। बहुत इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत थी कि और कौन आईएसआई के एजेंट है इस देश में, वो किससे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें थी कि आईएसआई हमारे देश में कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन आईएसआई का एक किंग पिन, यदि सरकार उसको आईएसआई का घोषित करती है, उसकी हत्या यूं ही होने देना, यह बड़ा मुश्किल है। कसाब, जिसने बंबई पे हमला किया था, और मुझे गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने अतीक ने लोग मारे होंगे उससे ज्यादा कसाब ने लोग मारे थे। इसके बाद कांबड़े नाम के कांस्टेबल ने कसाब का पूरा कार्बाइन अपने शरीर पे खाली करवा के उसको जिंदा पकड़ा, मरने नहीं दिया। और ये तथाकथित आईएसआई का एजेंट, उसके लिए काम करने वाला अतीक की हत्या होती है। पुलिस अपने कवर से रिवॉल्वर नहीं निकालती, एक गोली फायर नहीं करती। दूसरी बात, यदि पुलिस को यह एंगल लगता है कि उसके कॉम्पिटिटर, उसके दुश्मन है, उसकी हत्या कर सकते हैं, तो फिर पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? मीडिया के सामने ऐसा एक नेता के जैसा बात करने कैसा दिया? आने वाले समय में तो जितने भी लोग हैं उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उनको, कि ये फला आदमी पेशी पे आ रहा है, उसके बाद मीडिया से बात करेगा 12:12 पर। और सभी होटल होटल क्लार्क में सभी लोग वहां पे बैठेंगे, उसके बाद चाय पानी नाश्ता होगा। यही यही रह गया था बस अब। जिस हिसाब से मीडिया इतना क्लोज हो गया था, मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? किसी बड़े नेता की पेशी हो रही है क्या? मतलब मैंने यहाँ 2G स्कैम के लोगों को पेश होते हुए देखा। मैंने काजी मोरी से लेके मैंने राजा तक, जो मंत्री रह चुके हैं, उनको पेश होते देखा 30 हजारी में। मैं कई बार गया हूं 30 हजारी में, तो दूर से देखना पड़ता था, मीडिया उनके पास आ नहीं सकता था। जो लोग कैबिनेट में मंत्री है वर्तमान में, वो उससे 2G से फ्री होके फिर भी लोकसभा में चुनाव जीते हैं, वो लोगों को भी मीडिया मिल नहीं पा रहा था जैसा। लेकिन इस अतीक अहमद जैसे गुंडे को मीडिया का इतना एक्सपोजर देना,
ये भी उस एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है मुझे। पॉलिटिकल मर्डर इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए नहीं कि अतीक अहमद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। फिर से मैं रेखांकित करना चाहता हूं, अतीक अहमद के मरने से पॉलिटिकल गेन किसको होना था, कौन ले सकता है, इसको देखना होगा। क्योंकि अतीक एक गुंडा था, उसके मरने को अतीक के बाकी सिंपथाइजर पॉलिटिकल, चाहे ओएसी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये कैश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी गुंडे की हत्या की कोई कैश नहीं करेगा, समाज उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन इसको हमने मरवाया और हिंदुओं से मरवाया, ये बहुत सारी बातें आने वाले चुनाव में आपको, और ये ट्वीट बता रहे हैं, ये ट्वीट बता रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल गेम कैसा कर रहे हैं ये। यदि वो कहते हैं कि ये श्री कृष्ण ने कहा है, जो बोल रहे हैं हमारे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से ट्वीट कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर कलकत्ता में जो हश्र हुआ बीजेपी का, वो जैसी करनी वैसी भरनी है। यदि वहां जाके बोल रहे हैं अमित शाह कि वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, तो फिर ये ऊपर का ही न्याय है क्या? आसमानी न्याय है? आसमानी न्याय सिर्फ उत्तर प्रदेश के भूमि पे होते हैं? नहीं, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा ना प्रज्ञा। मतलब उत्तर प्रदेश में ही भगवान है, राम और श्री कृष्ण का जन्म वहां हो गया, तो बाकी सारे महाराष्ट्र यहाँ भगवान है ही नहीं। वहां जो हत्याएं हो रही है वो कुदरती न्याय नहीं है। यदि हर हत्या कुदरती न्याय है, तो फिर हिंदुओं की हत्या भी कुदरती न्याय है। फिर सिखों का वो हत्या का जो इतना बड़ा जिनोसाइड हुआ दिल्ली में, और गोधरा भी क्या आप आसमानी न्याय समझेंगे? कतई नहीं। हत्या करने के बाद इसको आप भगवान के नाम के पीछे और अपने पुराणों के नाम के पीछे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। शर्मसार है। इन लोगों को संविधान की शपथ लेने का अधिकार भी नहीं। ये मजाक उड़ाते हैं संविधान की शपथ लेने के लिए, वैसे ही जैसे ये राम के नाम लेके मजाक उड़ाते हैं राम की, क्योंकि सिर्फ नाम राम का लेते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन राम का जो भावार्थ है, राम को जो जीना चाहिए जिंदगी में, वो जीते नहीं। गीता की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन गीता समझे नहीं। और यदि गीता समझे हैं, तो उसी अभयंकर हत्याकांड के हत्यारों जैसे, ये साइकिक है, ये समाज के लिए घातक है। फिर मैं कह रहा हूं, आज का एपिसोड अतीक के हत्या के लिए नहीं था। अतीक का मरना तय था, या तो फांसी पे मरता, लेकिन ये जो हत्या जिस प्रकार हुई, प्रश्न उस पर उठने चाहिए।